हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी करने जा रहे हैं अ मिरर ऑफ कॉमन इरर बुक बाय अशोक कुमार सिंह का सेट नंबर 18। अगले 10 से 15 मिनट आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाले हैं, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको आप रियल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 18 का जो सबसे पहला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नाइदर समीर नॉर हिज वाइफ were aware of the arrangements made for their journey। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, यानी किस वाले पोर्शन में एरर है। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि नाइदर नॉर का जब भी पेयर आता है, ठीक है, जब भी नाइदर नॉर आइदर और ये सब पेयर कभी भी आता है, मैं लिख देता हूं, जब भी कभी नाइदर नॉर, क्लियर है, आइदर और ये सब पेयर कभी भी आता है ना, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि देखिए, जैसे ही आपको दिखा नाइदर और नॉर, तो सबसे पहला काम आपका ये करना है कि आपको डायरेक्ट जंप करना है वर्ब पे, है ना। तो नाइदर समीर नॉर हिज वाइफ का वर्ब कहां पे था, तो यहां पे वर्ब था। तो हमने क्या किया, हमारा सबसे पहला काम कि वर्ब पे जंप कर गए। क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि वर्ब के नजदीक में कौन सा है सब्जेक्ट, है ना। वर्ब के नजदीक जो आपका है सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपने जंप किया सबसे पहले वर्ब पे और यहां पर जाके देखा कि इसके नजदीक जो है वो हिज वाइफ है। क्लियर है साथियों। यानी यहां पे जो आना चाहिए था, सुटेबल वर्ब आना चाहिए था, वो हिज वाइफ के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, ना कि समीर के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो हिज वाइफ के अकॉर्डिंग वहां पे वर होना चाहिए था या फिर वाज होना चाहिए था, आप खुद ही बताएं। हिज वाइफ चूंकि सिंगुलर है साथियों, तो यहां पे वाज होना चाहिए था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रेन आर डेट देयर वाज अ लाउड नॉइस एंड स्मोक। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा आपकी, कभी भी ऑल वन का यूज है ना, कभी भी इसका यूज एक के सेंस में हो, ठीक है। कभी भी इसका एक वन थिंग के मतलब एक सिंगल चीज के बारे में इसका यूज हो, मतलब ऐसा सेंस लगे कि ये सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहा है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें, यहां पे कहना चाह रहा है कि ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रेन आर डेट देयर वाज अ लाउड नॉइस एंड स्मोक। मतलब जैसे ही बच्चे सब एक जगह इकट्ठा हुए, ठीक है, तो एक जगह के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रही है। जैसे ही ऑल वन का यूज एक के सेंस में होता है, तो वो उसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा ये। अब देखिए, यहां पे क्या लिखा था, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या लिख दिया था, आर। यहां पे आर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज हमें करना है। और सिंगुलर वर्ब के रूप में आर के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे इज का यूज करेंगे हम। ये क्लियर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है क्या एरर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नाउअडेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रबर। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें बताइए इसमें कौन किस वाले पोर्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या होगा इसमें। देखिए, जैसे ही हमने पढ़ा कि नाउअडेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन, अब जैसे ही हमने देखा सुपीरियर यहां पे, क्लियर है, तब हमें यह ध्यान आना चाहिए जब भी आप एरर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो जो भी कुछ ऐसे टर्म होते हैं कि अगर आए तो वो चीज चेक करिए। जैसे अगर सुपीरियर कभी भी आता है, तो सुपीरियर के साथ, है ना, वैसे वर्ड जिसके लास्ट में आई ओ आर आते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं वैसे, सुपीरियर, जूनियर, प्रियर, है ना। मैं लिख देता हूं, सुपीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, है ना, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, है ना, सीनियर, प्रियर, ये सब जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में आई ओ आर लगा है, ये अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। सुनियर, ये सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रियर हो गया, ये सब जितने भी वर्ड है साथियों, अपने साथ क्या लेगा, हमेशा टू लेगा। क्लियर है। तो ये जो इसके बाद देन यूज हुआ था, यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे टू का यूज होना चाहिए था, सुपीरियर टू। इसके साथ ऐड कर लीजिए प्रीफर, है ना, प्रीफर,
सबसे ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में। प्रीफर अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू का। सुपीरियर कौन सा लेता है? टू का। जूनियर कौन सा लेता है? टू का। इंटीरियर कौन सा लेता है? इंटीरियर। पोस्टीरियर। वैसे वर्ड जिसके लास्ट में आई ओ आर आते हैं वो डायरेक्टली अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू प्रीपोजिशन लेता है। क्लियर है साथियों? प्रीफर के लास्ट में आई और नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रीफर अपने साथ कौन सा लेता है? प्रीपोजिशन टू लेता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैं इसको रेज करता हूं, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विथ अ लॉट ऑफ परसुएशन मृणाल वाज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू एग्री टू रिव्यू हर आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा कि विथ अ लॉट ऑफ परसुएशन मृणाल वाज एबल टू। देखिए सेंटेंस जो है ना साथियों, वो आपका पास्ट में हमें मेंटेन करना है। जनरली यहां पे हमने देखा कि मृणाल वाज एबल टू गेट, ये पास्ट में था, है ना। हमें सीधा क्या करना है, इसे पास्ट में मेंटेन करना है। विथ अ लॉट ऑफ परसुएशन मृणाल वाज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू एग्री टू रिव्यू। सबसे पहला तो एरर यहां पे कि लगातार टू एग्री टू रिव्यू, लगातार दो इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। सबसे पहला एरर तो ये हो गया। क्लियर? दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए यहां पे सिंस किसका जा रहा है कि विथ अ लॉट ऑफ परसुएशन, मतलब बहुत सारा। परसुएशन का मतलब क्या होता है? परसुएशन का मतलब होता है खुशामद कह सकते हैं आप, दलील कह सकते हैं, ठीक है, विनती कह सकते हैं हम। इसका मतलब हुआ कि मृणाल जो है वो बहुत ज्यादा क्या किया, दलील दिया, विनती किया अपने प्रोफेसर के बाद पास, है ना, ताकि उसका आर्टिकल को मतलब ये रिव्यू कर लिया जाए। तो बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, दलील के बाद जो प्रोफेसर थे उसके रिव्यू पे मतलब उसके आर्टिकल को रिव्यू देने के लिए एग्री हुए। तो ये जो सारा वाक्य हुआ ना, ये पास्ट में ही हुआ है। क्लियर? तो ये जो वाज है यहां पे यही प्रीसीड करेगा आगे भी, मतलब ये आगे भी जाएगा। ये द प्रोफेसर के साथ टू एग्री नहीं होना चाहिए था, एग्रीड होना चाहिए था। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विथ अ लॉट ऑफ परसुएशन मृणाल वाज एबल टू गेट द प्रोफेसर एग्रीड, ठीक है, एग्रीड टू रिव्यू हर आर्टिकल। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशामद किया मृणाल, तो उसके जो प्रोफेसर थे वो एग्री हो गए। किस लिए? तो उसके आर्टिकल को रिव्यू करने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आफ्टर ट्वेलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। अब देखिए समझना यहां पे आपको ये है क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए जब भी कोई आप सेट करते हैं, सेट बनाते हैं, मतलब जैसे आप अभी सेट नंबर 18 को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा आप अपने आप से ये पूछिए कि आज आपने इस सेट को सॉल्व किया तो इस सेट से आपने क्या सीखा, और हमेशा उसका आउटपुट कुछ आना चाहिए। हमेशा अपने आपके पास वो जवाब होना चाहिए कि आज हमने ये रूल सीखा, आज हमने ये चीज सीखा। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो वहां से इंग्लिश आपको बहुत ही मजेदार लगेगा और इजी लगेगा, आसान लगेगा। चलिए 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर जैसे ही हमने पढ़ा साथियों कि आफ्टर ट्वेलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली। देखिए सबसे पहले हार्डली के बारे में बात करें तो हार्डली एक निगेटिव वर्ड है। क्लियर? हार्डली क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। और अगर एक निगेटिव वर्ड का यूज ऑलरेडी किसी सेंटेंस में है तो कोई और निगेटिव वर्ड का यूज हम नहीं करते। लेकिन आप जस्ट आगे देखें तो एक और निगेटिव वर्ड नो का यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाले पोर्शन में एरर है, नो का यूज यहां नहीं होना चाहिए था। क्लियर है? दूसरी बात, अगर नो यहां पे नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए इसका सेंस ये हुआ कि आफ्टर ट्वेलिंग वेरी हार्ड, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद के बाद, आफ्टर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैज हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा मेहनत वो किया तो उसके बाद उसने पाया कि उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस सेंस में तो यहां पे नो के जगह पे जो सुटेबल वर्ड होगा वो होगा एनी। ही हैड हार्डली मेड एनी प्रॉफिट एट ऑल, मतलब उसने शायद ही कोई प्रॉफिट कमा पाया। इस सेंस में जनरली क्या होता है ना कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो अगर डबल नेगेटिव होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, आप आगे भी देखने को मिलेगा कि डबल नेगेटिव होता है, तो जनरली क्या होता है कि जो मेन होता है, जैसे हार्डली यहां पे थे, आप हार्डली को नहीं हटा सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि नो को रहने दिया जाए और हार्डली को हटा दिया जाए, ये आप नहीं कर सकते, बल्कि नो के जगह पर ही हमें कोई ऐसा सुटेबल वर्ड दिखना पड़ेगा, या तो आप हटा दीजिए और एक सुटेबल वर्ड लाइए
जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। तो एनी वो वर्ड था जिससे ये सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। चलिए सबसे पहले वन ऑफ का समझते हैं। देखिए इससे पहले हार्डली का मैंने बताया कि हार्डली एक निगेटिव वर्ड होता है, साथ ही साथ हार्डली के बारे में एक और चीज पहले जानिए, इसके बाद मैं वन ऑफ पे आता हूं। जो चीजें आती जा रही है मैं उसको प्रयास कर रहा हूं कि उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको देता चलूं। हार्डली अगर कहीं भी आपको दिखेगा, हार्डली या फिर कोई भी निगेटिव वर्ड दिखेगा, जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि अगर इसके साथ कुछ भी दिखे, हार्डली दिखे, ठीक है, स्कार्सली दिखे, रेयरली दिखे, रेयरली दिखे, बेयरली दिखे, मतलब ये सब जो भी वर्ड है आपको ये पहले से पता भी होगा। ये जो भी वर्ड है, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, ठीक है, बेयरली हो गया, ये जितना भी वर्ड होता है ये अपने साथ, इसका जो पेयर वर्ड होता है साथियों, ये अपने साथ विन लेता है। क्लियर है? सबसे पहले तो ये वर्ड हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब जो निगेटिव वर्ड है, नेवर, नेवर बिफोर, ये सब अपने साथ विन लेता है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये इन्वर्जन भी लेता है, मतलब अगर हार्डली है तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, हार्डली है तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, कब? अगर हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली का यूज जो है वो जनरली क्या होता है, सेंटेंस के शुरुआत में होता है। तो अगर सेंटेंस के शुरुआत में है तो इन्वर्जन वहां पे होगा। ठीक है, ये बातें आपने हार्डली के बारे में जानी। चलिए अब समझते हैं वन ऑफ के बारे में। देखिए अगर कहीं भी वन ऑफ आपको दिखता है, वन ऑफ, आपको ध्यान ये देना है, कहीं पर भी अगर आपको वन ऑफ दिखा तो सबसे पहला काम करना है किसके साथ पीसीएन है या नहीं है। पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है या नहीं है, सबसे पहला काम आपको ये देखना है। ठीक है, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब है या नहीं है। दो बातें, वन ऑफ के साथ पीसीएन होना चाहिए और इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो वन ऑफ जब भी आएगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यहां पर वन ऑफ से ही सेंटेंस की शुरुआत की गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी वन ऑफ दिखता है तो इसके बाद क्या होना चाहिए था, इसके बाद पीसीएन होना चाहिए था, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए था। अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में कि वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, यहां पे क्या लिखा हुआ है साथियों, ये सिंगुलर में लिखा हुआ है। फ्रेंड क्या है, यहां पे सिंगुलर है, जबकि होना क्या चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था इसे प्लूरल में। तो फ्रेंड जो यहां पे गलत है, होना क्या चाहिए था, यहां पे फ्रेंड्स होना चाहिए था। क्लियर है, ये फ्रेंड्स होना चाहिए था। अगर देखिए आगे फर्दर वेरिफिकेशन आपको करना है कि क्या इसके बाद सिंगुलर वर्ब है यहां पे, तो अब देखिए फ्रेंड्स के जस्ट बाद यहां पे इज का यूज किया हुआ है। तो वन ऑफ का स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर वन ऑफ है तो इसके पास, इसके साथ पीसीएन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है साथियों, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें किस वाले पोर्शन में मिरर है, पढ़ते हैं। आई कुड हार्डली बिलीव इट, देखिए हार्डली यहां पे निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगर निगेटिव वर्ड का यूज किया रहे तो कोई दूसरा निगेटिव वर्ड हो नहीं सकता यूज उस सेंटेंस में, तो कोई ऐसा निगेटिव वर्ड यहां पे था भी नहीं, तो ये यहां पे सही है। क्लियर है, कुड के साथ V1 बिलीव यूज किया, ये भी सही है। बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन, देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री में शॉर्टर, इसके साथ देन यूज किया है, तो ये भी सही है। लेकिन बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये आई यहां पे गलत है ना। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आई की जगह क्या होना चाहिए था, आई की जगह मी होना चाहिए था। ठीक है, ये बहुत लोगों को लग रहा होगा। लेकिन देखिए जनरली हम लोग जो बोलचाल में यूज करते हैं ना, जो सेंटेंस बोलचाल में यूज करते हैं कि ही वाज शॉर्टर देन मी, आई वाज शॉर्टर देन, कुछ भी यूज करते हैं ऐसे जनरली, आई वाज शॉर्टर देन हिम। तो देखिए बोलचाल में हम जो लास्ट में लगाते हैं वो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ठीक है, बोलचाल में। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश को देखिएगा तो वहां पे इसको अलाउ नहीं करता है, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस को अलाउ नहीं करता है। वहां पे आपको सब्जेक्ट, वहां पे जो आपका होना चाहिए, जो आपका प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। तो अगर उस तरीके से देखेंगे, स्टैंडर्ड इंग्लिश के नजरिए से देखेंगे, तो यहां पे जो आई जो है साथियों वो यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका कौन सा आंसर होगा, नो एरर, ऑप्शन नंबर 5। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आ गया वन ऑफ, है ना, फिर से आ गया। अभी मैंने वन ऑफ के बारे में बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि अगर कभी भी वन ऑफ, चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगर कभी भी वन ऑफ आपको दिखता है, ठीक है, अगर कभी भी वन ऑफ दिखता है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, तो इसके साथ वन ऑफ के साथ होना चाहिए हमें
वन ऑफ के साथ होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, और इसके साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। चलिए मैच करते हैं। वन ऑफ तो था यहां पे, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पीसीएन तो था, तो वन ऑफ था, पीसीएन है। पीसीएन के साथ सिंगुलर वर्ब है क्या, देखिए इसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है साथियों, आर, जबकि होना क्या चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था साथियों, यहां पे होना चाहिए था इज, यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए था, जबकि यहां प्लूरल था। आर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंद्र प्रीफर्स ट्रेवलिंग बाई बस देन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। देखिए अभी मैंने बताया, लिख के बताया था कि जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, है ना, सुपीरियर, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था लास्ट में कि प्रीफर, है ना, ये जो प्रीफर वर्ड है ये अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है। प्रीफर जो वर्ड है अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू प्रीपोजिशन। प्रीफर जब भी रहेगा इसके साथ टू प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब मैच करते हैं। लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंद्र प्रीफर्स ट्रेवलिंग बाई बस देन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। अब देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, अब मैंने ये तो बता दिया प्रीफर टू, अब क्या करेंगे, प्रीफर है, ट्रेवलिंग बाई दिखा, बाई को हटा के टू लगा दिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर बस एक बार रूल को रट लिए और उसके बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट करना ये उन्हें नहीं पता। अब देखिए कोई भी, जैसे ये प्रीफर टू है ना, एज अ पेयर वर्ड भी वर्क करता है। कैसे, यानी प्रीफर और टू जहां पर भी होगा उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आएगा। जैसे देखिए प्रीफर के बाद ट्रेवलिंग है, मतलब क्या है, ये V1 प्लस ING का फॉर्म है यहां पे, क्लियर है। तो टू का यूज जहां पे होगा साथियों वहां पर भी V1 प्लस ING आना चाहिए, यानी V4 जिसको हम कहते हैं वो आना चाहिए। तो V4 यहां पे, इससे पहले देन है तो देन के जगह पर ही आएगा ना, क्लियर। ये आप डायरेक्टली कंसीडर कर सकते थे। ये बातें मैंने उनके लिए बताई जो कई बार गलतियां करते हैं, बाई को हटाकर। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये बाई तो बस के लिए आया है, ये बाई तो ट्रेन के लिए आया है ना। तो प्रीफर्स के साथ टू का यूज करेंगे, किसके जगह पे, देन के जगह पे। देन नहीं होगा, इसके जगह पे टू। लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंद्र प्रीफर्स ट्रेवलिंग बाई बस टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इन्वॉल्व अस इन अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन कंसिडरेबल फिजिकल लेबर। अब देखिए यहां पे हमें एक पेयर वर्ड दिखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसके बारे में भी देखिए, वन ऑफ के बारे में क्लियर हो गया होगा, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। देखिए कभी भी आपको यह दिखता है ना नॉट ओनली, तो कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। जब भी कभी नॉट ओनली दिखा और इसका जो पेयर वर्ड होता है बट ऑल्सो, सबसे पहले तो ये जानिए कि नॉट ओनली का पेयर वर्ड क्या होता है, बट ऑल्सो। आई थिंक आप सभी को पता होगा ये। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए कभी भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हुआ है तो हम सीधा एक काम करते हैं कि इसका जो दूसरा है वर्ड, जैसे ये पेयर वर्ड है, हम बट ऑल्सो पे स्विच करते हैं। देखते हैं कि बट ऑल्सो के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखें कि बट ऑल्सो के बाद क्या यूज किया गया है, तो यहां पे प्रीपोजिशन का यूज किया गया इन के रूप में, है ना। यहां पे बट ऑल्सो जो कि नॉट ओनली का पेयर वर्ड है, इसके बाद, इसके तुरंत बाद प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया। तो यानी मैं कहना यह चाह रहा था कि इसका जो पेयर वर्ड होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी आएगा सेम वही नॉट ओनली के बाद भी आएगा, क्लियर है। तो हमने देखा कि हमने पाया बट ऑल्सो के बाद इन प्रीपोजिशन का यूज किया हुआ था, तो सेम उसी तरीके से देखेंगे नॉट ओनली के बाद भी कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई प्रीपोजिशन लगा देंगे। अब देखिए इस क्लाउज में कोई आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है क्या, तो यहां पे आपको प्रीपोजिशन दिखा इन, यानी ये जो नॉट ओनली था ना ये इन के जस्ट पहले होना चाहिए था, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा नॉट ओनली को उठाएंगे और इन्वॉल्व अस के बाद लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कराएंगे, ठीक है। ये जो है नॉट ओनली और नॉट ओनली इन्वॉल्व अस, ये आपस में इंटरचेंज करेगा और सेंटेंस सही होकर कुछ इस तरीके से बनेगा कि द प्रोजेक्ट विल इंप्रूव अस नॉट ओनली इन अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन कंसिडरेबल फिजिकल लेबर। ये 10 क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी 10 का, ये क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 बताइए क्या होगा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। बताइए किस वाले पोर्शन में इरर है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न। ये जो है ना हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये पूरा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और इसके लिए आपका आया है, इसका जो आपका हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, इसका वर्ब जो आया है इज, सिंगुलर के रूप में, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। एट द मोमेंट ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहीं पे हमें इरर लगा नहीं, और अगर इरर है नहीं तो किस में जाएगा, नो इरर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि पप्पू वाज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन द नेक्स्ट डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए किस वाले पोर्शन में इरर है और क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि पप्पू वाज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर। होता क्या ना कि कभी भी दो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, अगर कभी भी दो जुड़ते हैं ना आपस में एंड से, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं ना, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है, ठीक है। तो ज्योति और उसकी बहन, ज्योति एंड हिज सिस्टर, तो यहां पे जो वाज का यूज हुआ है साथियों ये सिंगुलर के रूप में, जबकि मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी दो नाउन हो या प्रोनाउन हो एंड से अगर जुड़ता है, ठीक है, एंड से कभी भी जुड़ता है तो इसके साथ जो होता है वो प्लूरल वर्ब ही होता है। ये ध्यान में रहेगा आपको। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, हिज सिस्टर वाज नहीं बल्कि हिज सिस्टर वर। पप्पू वाज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन द नेक्स्ट डे। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। चलिए बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा। थर्टीन में देखते हैं। देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर जेरंड से हो, यानी V1 प्लस ING V4 से हो, तो सबसे पहले माइंड में आपको यह बात लानी है कि हम सेंटेंस की शुरुआत जेरंड से कर सकते हैं। यानी अगर यहां पे बीइंग से शुरू है, ठीक है, अगर ये सेंटेंस जो है बीइंग से शुरू है तो ये सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कब सही होगा कब गलत होगा बस वही आपको जानना है। अगर ये जेरंड यहां पे है तो बस हमें यह देखना है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या इसी से रिलेट कर पा रहा है। ये जो बीइंग अ रेनी डे है ये क्या इसका जो ऑब्जेक्ट है उसी के लिए यूज हुआ है। अगर उसके लिए यूज हुआ है तब ये सही है, अगर यूज नहीं हुआ है मतलब ये अलग क्लाउज है, और अगर अलग क्लाउज है तो इसके लिए हमें कोई सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां पढ़ते कि बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि बीइंग अ रेनी डे विजय, यानी विजय जो था उसी के बारे में बात कर रहा है, बीइंग अ रेनी डे। अब बताइए विजय रेनी डे कैसे हो सकता है, ठीक है, विजय जो है रेनी डे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी जो रेनी डे के बारे में बात हो रही है ये विजय के बारे में बात नहीं हो रही है। तो अगर ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब ये जो बीइंग जो शुरुआत में हमने यूज किया है ये पक्का गलत है। मतलब इसके आगे हमें कुछ ना कुछ हमें एज अ सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम यूज करेंगे इट का, क्लियर है। अब देखिए सेंटेंस क्या हो गया, अब सेंटेंस क्या हो गया, इसके आगे हम शुरुआत में क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं इट, क्लियर। अब पढ़ते हैं कि इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। अब इसका अर्थ देखिए कि क्या था, बारिश का दिन था ना, बारिश का दिन था तो विजय ने क्या सोचा, विजय जो था वो डिसाइड किया कि हम घर पे ही रुक जाते हैं और घर पे ही ये जो बाद में जो दिक्कतें आएंगी बाद में हम देखेंगे, है ना। तो इट बीइंग इट लगाने से ये चेंजेज आए। अगर इट हम नहीं लगाते तो क्या होता, ये रेनी डे विजय के लिए आ रहा था जो कि पॉसिबल ही नहीं था। विजय रेनी डे कैसे हो सकता है ना। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी ये आए
तो आपको रिलेट करना है कि क्या इसके बाद जो है ये इसी के लिए यूज हुआ है क्या। अगर इसके लिए यूज हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तब इसके आगे हमें कुछ सब्जेक्ट के रूप में लाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में नो गर्ल इन हर ट्रूप इज सो स्प्राइटली एज योर डाउटर। अच्छा सवाल है, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा आंसर। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, नो गर्ल इन हर ट्रूप इज सो स्प्राइटली एज योर डाउटर। पे कहना चाह रहा है कि मतलब आपकी बेटी के जैसा है ना, एज योर डाउटर, आपकी बेटी के जैसा जो मतलब स्प्राइटली कोई और नहीं है इस दल में। ट्रूप मतलब क्या होता है, दल, ठीक है। तो उसके जैसा स्प्राइटली कोई और है ही नहीं। अगर यहां पे नो गर्ल लगाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कोई नहीं होता है। नो मतलब कोई नहीं। तो फिर अब बताइए, अगर नो का यूज अगर हम इसे एज अ करेक्ट कंसीडर करते हैं, अगर हम मानते हैं कि नो जो है यहां पे सही है, तो लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ था, योर डाउटर। तब योर मतलब अगर हम किन्हीं व्यक्ति को कह रहे हैं, आप ऐसे समझिएगा, किन्हीं व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि आपकी बेटी के जैसा स्प्राइटली कोई इस दल में नहीं है, ठीक है। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं तो कोई नहीं है, तो कोई, अगर कोई नहीं के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी को हम छोड़कर बोल रहे होंगे। क्लियर है। क्योंकि अगर हमने बोला कोई नहीं है तो ये इनकी बेटी भी क्या हो गई, साइड हो गई, ये भी उसमें नहीं आएगी। दल में तो ये भी थी, है ना। तो अगर हम यहां पे यूज करना चाहते हैं कि इनके जैसा, यानी अगर हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आपकी बेटी के जैसा स्प्राइटली इस दल में नहीं है, तो हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा नो अदर गर्ल, ठीक है। हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहां पे, हमें यूज करना पड़ेगा यहां पे नो अदर गर्ल, ठीक है। इससे अब क्या होगा, इससे यह पता चलेगा कि आपकी बेटी को छोड़कर कोई और लड़की मतलब आपकी बेटी के जैसा स्प्राइटली नहीं है ना, इस दल में, इस ट्रूप में। क्लियर है साथियों, ये क्लियर हो गया होगा। तो जब भी ऐसा है ना तो शुरुआत में नो अदर ये सब लगाते हैं हम। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके आने वाले सेट्स में। क्वेश्चन नंबर 15 पे स्विच करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए क्या होगा इसमें एरर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में सेंटेंस जो है, नो सूनर द बेल रैंग देन देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ द थिएटर। देखिए सेंटेंस जैसे ही हमने पढ़ा, शुरुआत में मिला नो सूनर, ठीक है। अब नो सूनर के बारे में जानिए। जब भी कभी भी नो सूनर का यूज रहता है सेंटेंस के शुरुआत में, ठीक है, नो सूनर, सबसे पहले तो नो सूनर जो है अपने साथ पेयर वर्ड क्या लेता है, इसका पेयर वर्ड होता है देन, ठीक है। तो अगर नो सूनर है तो उसके साथ देन होगा, ये क्लियर है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर नो सूनर है तो इन्वर्जन होगा। क्या होगा, अगर नो सूनर है तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन किसको कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं साथियों कि नो सूनर के जस्ट बाद जो उसका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब या कहिए ऑक्सिलरी वर्ब, वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहां पे देखिए नो सूनर, सबसे पहला काम हमें इसका देखना है पेयर वर्ड। नो सूनर का पेयर वर्ड देन इस सेंटेंस में है क्या, तो देखिए जस्ट इसके आगे देन लिखा हुआ है, यानी ये तो सही हो गया। पहला जो इसका था पहला स्टेज वो तो पार हो गया ये, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा कि अगर नो सूनर रहेगा तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन किसको कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं कि जो सब्जेक्ट का, यानी नो सूनर के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑक्सिलरी वर्ब उसके पहले आएगा, ठीक है। अब देखिए नो सूनर के बाद सब्जेक्ट कौन था, द बेल, यही तो था, है ना। तो इसके बाद का जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये नो सूनर के पहले आना चाहिए था। अब यहां पे दो चीजें हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे आप डिड भी लगा सकते हैं या फिर हैड भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नो सूनर डिड। अब देखिए अगर आपने माना कि द बिल जो है, मतलब इसको द बिल का जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपने डिड लिया, ठीक है, तब भी ये सेंटेंस सही रहेगा। लेकिन डिड के साथ जो रैंग है यहां पे, इसको रिंग बनाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है। साथ ही साथ अगर आप, पहला तो ये करेक्ट हो गया कि नो सूनर डिड द बिल रिंग देन देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ द थिएटर, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। दूसरा, अगर आप डिड यहां पे नहीं देना चाहते तो दूसरा आता है इसका अल्टरनेटिव हैड, है ना। इसमें कोई नियम नहीं है कि आप कौन सा देना चाहते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपने डिड दिया था तो इसके साथ V1 दिया, ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, ठीक है।
जब आप डिड का यूज करेंगे तो इसके जस्ट बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होना चाहिए। और अगर नो सुनर के बाद हैड यूज करते हैं, ठीक है, नो सुनर के बाद आप हैड यूज करते हैं, तो हैड के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये क्लियर है साथियों? तो यानी नो सुनर के साथ डिड लगाया, हैड लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन डिड रहेगा V1 होना चाहिए, हैड रहेगा V3 होना चाहिए। बस इसका सारांश यही था। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। नो सुनर, किसी भी सेंटेंस में आपको नो सुनर दिखता है, ठीक है, दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि नो सुनर का पेयर वर्ड देन होता है, देन होना चाहिए। दूसरी बात इन्वर्जन होना चाहिए। इन्वर्जन यानी सब्जेक्ट के बाद का, सब्जेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर है साथियों? तो आज का जो सेट नंबर हमने आज किया, सेट नंबर 18, और ये यहीं पे समाप्त होता है। और नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेट नंबर 19 को हम सभी सॉल्व करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि ये जो आपका सेशन है ये लगातार आए, ठीक है, लगातार है, ताकि आपका लगातार ग्रामर का प्रैक्टिस होते रहे, ताकि आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहतर तैयार हो सके, बेहतर उसके लिए तैयार हो सके, आप तैयारी बढ़िया से आपका हो सके। साथ ही साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इसका टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है मैं सबसे पहले वहीं शेयर करता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ कल फिर हम सभी सुबह मिलते हैं सेट नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद।